नमस्कार जी सभी को। I welcome you all in the brand new lecture of a new chapter in the field of quantum mechanics 2. So today I am here with the atoms with many electrons. इससे पहले हम लोगों ने atoms with one valence electron पढ़ा, बोहर्स थ्योरी, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल, एटम की कहानी महर्षि कणाद से चलते हुए हम देखिए कहाँ पहुँच गए। हमने स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की, फाइन स्ट्रक्चर की, हमने बोर्स करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल किया एंड वी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स। और फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि हमारी यूनिवर्सिटी का ये वाला टॉपिक जो है वो वहाँ पर कवर करना ज़रूरी था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और हम लोग उसको ज़रूर पूरा करेंगे। तो देखिए, जो एटम्स विद वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कहानी थी कि जो एक अकेला इलेक्ट्रॉन था वो किस तरीके से एटम को नचा रहा था, वो सब हमने वहाँ पर पढ़ा। लेकिन हमें पता है कि द मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स जो होते हैं उनके अंदर वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता। एंड मैं कहूँ कि हाइड्रोजन ऑनवर्ड्स ही, हीलियम है, लिथियम है, बोरोन, जितने भी एलिमेंट्स उसके बाद हैं उनके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और मोर ओवर देयर आर लॉट ऑफ एटम्स जिनके अंदर वैलेंस शेल के अंदर भी वन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो सिस्टम होगा वो वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के सिस्टम के कंपैरिजन में नेचुरली डिफरेंटली बिहेव करेगा। अब देखिए, एक मयान में हम कहते हैं कि दो तलवारें नहीं रह सकती, अब वो दो तलवारें सिमिलर नहीं रह सकती, वो डिफरेंट होगी, कैसी होंगी, क्या होगा और उनके होने की वजह से क्या क्या चेंजेस होंगे, यही हमें इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। यहाँ से इन लेक्चर्स के अंदर रातर मुझे कहना चाहिए कि अब हम कहानी के एक नए पड़ाव पर पहुँच चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कुछ हमने पीछे पढ़ा वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होगा, दैट वी वांट टू डिस्कस। कि जो डिफरेंस है एटम्स विद मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स विद वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट वी मस्ट नो। तो आपको एग्जामिनेशन में इसी तरीके से बात करनी होती है। समटाइम्स आपको पूछ लिया जाता है व्हाट आर आइडेंटिकल पार्टिकल्स, और आपको पूछ लिया जाता है गिव द डिफरेंस पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एटम्स विद मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपको देखिए क्या लिखना होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स आर डिफरेंट फ्रॉम एटम्स विद वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स, और वो पॉइंट्स के अंदर जो मैं कहूँ कि मेजर पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स क्या है। पहली बात तो देयर इज म्यूचुअल कूलम्स रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। अब एक एटम है आपके पास, एक अकेला थक जाएगा, साथ ही हाथ बढ़ाना। अब अकेला था इलेक्ट्रॉन, बेचारा थक रहा था, तो इसके अंदर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, चाहे वो कहीं पर भी है, इनके बीच में म्यूचुअल रिपल्शन होगी, ये एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी वजह से सिस्टम में चेंजेस आ जाएंगे, हमें कहानी के अंदर बदलाव करना पड़ेगा। वो बदलाव क्या करना है, इसकी बातें हम अभी करते जाएंगे। तो सेकेंड पॉइंट जो रहेगा इनके डिफरेंस का, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स आर आइडेंटिकल पार्टिकल्स एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल। मैंने इससे पहले स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की बात की थी, वहाँ पर हमने अच्छी बहुत डिटेल के अंदर डिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स एंड क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की किस तरीके से पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, हमने बड़ी डिटेल में वहाँ पर डिस्कस किया। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो आप लोग वहाँ पर जाइए, अदरवाइज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, यू कैन गो देयर। बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी सीरीज़ है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की। वहाँ पर हमने बात की कि अरेंजमेंट किस तरीके से की जाती है पार्टिकल्स की। आइडेंटिकल होंगे तो हम क्या करेंगे, नॉन आइडेंटिकल होंगे तो हम क्या करेंगे। यहाँ हमें बात करनी है कि सिर्फ अरेंजमेंट, उनको बिठा देने से काम नहीं चलेगा, वो फुदकेंगे जब, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे, देन व्हाट विल दे डू। तो ये सब हमें डिस्कस करना है अब यहाँ पर। तो मेजर चीज़ ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आइडेंटिकल, मतलब सिमिलर, जुड़वा से नजर आते हैं हमें, तो वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, उनको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। मैं पहचान नहीं सकती कि ये चुन्नू इलेक्ट्रॉन है, ये मुन्नू इलेक्ट्रॉन है। तो जब तक मैं ये चुन्नू मुन्नू इलेक्ट्रॉन्स को नहीं पहचान पाऊंगी, तब तक मैं नहीं काम कर पाऊंगी क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। सो क्वांटम के अंदर अब एक नया अध्याय जो है वो जुड़ने जा रहा है। तो ये जो दो पॉइंट्स रहते हैं, दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स एंड वैलेंस एटम्स विद वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मैंने यहाँ पर एक टर्म यूज़ की, आइडेंटिकल पार्टिकल्स। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा कि आइडेंटिकल पार्टिकल्स क्या भला है। सो लेट अस डिस्कस दिस। आइडेंटिकल पार्टिकल्स, हम उन पार्टिकल्स को बोलते हैं, हम कैसे कहेंगे कि ये सिमिलर है या नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि जिन पार्टिकल्स का मास, चार्ज एंड स्पिन, मास, चार्ज एंड स्पिन जिनका आपस में बिल्कुल सेम रहता है, उन पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिकल पार्टिकल्स। तो देखिए, द पार्टिकल्स हैविंग सेम मास, चार्ज एंड स्पिन आर टर्म्ड एज आइडेंटिकल पार्टिकल्स। इन अदर वर्ड्स क्या होगा कि मैं कैसे चेक करूंगी, मुझे कैसे पता चलेगा। मान लीजिए मेरे सामने दो बच्चे बैठे हैं, जुड़वा मुझे चेक करने हैं या नहीं है, मैं पहले उनको बिठा के तराजू में बिठाऊंगी थोड़ी कि देखिए जी मास कितना है। तो दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस कि हम मास चेक करें, हम चार्ज चेक करें, हम स्पिन चेक करें। तो एक बड़ा आसान तरीका हमारे पास है कि सपोज ये मेरे पास दो चौक के टुकड़े हैं,
बिल्कुल सेम आपको ये नज़र आ रहे हैं ऐसे, मैंने इनको इनकी जगह बदल दी, और अगर वो जगह बदलने से आपको सिस्टम में बदलाव नज़र आता है तो इसका मतलब तो ये आइडेंटिकल नहीं थे, सेम नहीं थे। लेकिन अगर आपको बदलाव नहीं नज़र आता इसका मतलब वो आइडेंटिकल है। अब दो ट्विन ब्रदर्स हैं, एक क्लास में बैठे हुए हैं, सेम क्लास में पढ़ते हैं, मैं उनकी पोजीशंस एक्सचेंज कर दूं एंड इफ द टीचर मे नॉट बी रिकग्नाइज कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ पर था और उन्होंने जगह बदल ली है, तो इसका मतलब वो जुड़वा है। लेकिन अगर उनकी जगह बदलने से मुझे पता चल जाता है कि ये पहला वाला या दूसरा वाला, इसका मतलब वो जुड़वा इन द सेंस वो आइडेंटिकल नहीं है, वो सिमिलर नहीं है। सो अनदर डेफिनेशन इज, इन अदर वर्ड्स वी मे से द पार्टिकल्स ऑफ अ गिवन सिस्टम आर कॉल्ड identical if they will not make any change in the system when they are interchanged in the given system। कि जब हम उन पार्टिकल्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं और सिस्टम के अंदर कोई बदलाव ना आए, तब हम कहेंगे कि पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं। तो ये आइडेंटिकल पार्टिकल्स की बात थी जो आपको एग्जामिनेशन में लिखनी होती है, और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जैसे मैं बोलती जाती हूँ, जो मैं लिखती जाती हूँ, आप लोग जस्ट इसको नोट करते जाइए एंड यू विल हैव अ बेटर मटेरियल टू अटेम्प्ट इन एग्जामिनेशन। तो देखिए, अब हमने आइडेंटिकल पार्टिकल्स को स्टडी कर लिया। अब प्रॉब्लम आती है कि इनको किस तरीके से डिस्टिंग्विश किया जाए, पहचाना कैसे जाए। तो क्वांटम जो है वो हमें पता है कि क्लासिकल क्वांटम आपस में बहने हैं, लेकिन इनकी बनती नहीं है एक दूसरे के साथ। तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स आइडेंटिकल पार्टिकल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर पोजीशंस एक्यूरेटली, बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स नो सच डिस्टिंक्शन कैन बी मेड फॉर आइडेंटिकल पार्टिकल्स। मीन्स जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिकल पार्टिकल्स में पहचान कर सकते हैं। मतलब मैंने जो, वही मैं कहूँ कि ट्विन ब्रदर्स हैं, चुन्नू मुन्नू हैं, सपोज चुन्नू को मैंने चेयर नंबर 1 पे बिठा दिया, मुन्नू को मैंने चेयर नंबर 2 पे बिठा दिया, तो मैं उनकी पहचान रख सकती हूँ कि ये चेयर नंबर 1 पे बैठा हुआ जो बच्चा है वो चुन्नू है, और चेयर नंबर 2 पे बैठा हुआ बच्चा जो है वो मुन्नू है। मीन्स फ्रॉम द पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स क्लासिकल कहते हैं कि आप उनको पहचान सकते हैं कि कौन कहाँ बैठा है। आपको चुन्नू मुन्नू की शक्लें एक जैसी हैं, लेकिन वो चेयर्स, आपको ये तो पता है ना कि ये आगे बैठा है, ये पीछे बैठा है, तो आप वहां से उनको पहचान सकते हैं। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स कि पार्टिकल्स, आइडेंटिकल पार्टिकल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशंस। बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम ऐसी कोई कहानी नहीं है। हमें पता है, हम क्वांटम की स्टार्टिंग से ये काम करते आ रहे हैं कि वहां पर तो पोजीशन ही फिक्स नहीं है, हमें यही नहीं पता होता कि पार्टिकल बैठा कहाँ है। वी डोंट नो, सारा कुछ अंधेरे में तीर मारने वाला काम है, प्रोबेबिलिटीज़ की बातें हम करते हैं, तो वहाँ हमारे लिए तस्वीरें धुंधली हो जाती हैं। सो नो सच डिस्टिंक्शन कैन बी मेड फॉर आइडेंटिकल पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। So the basic difference between classical and quantum mechanics, mechanical description for a given system of identical particles can be illustrated like this। तो देखिए, अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमें पहचानना है कि क्लासिकल क्या बात करती है, क्वांटम क्या बात करती है। आपको ऐसे लिखना है। तो जैसे मैं बोलती जा रही हूँ, आप लोग नोट करते जाइए, मैं आपको यहाँ पर समझाती जाऊँगी। तो देखिए, आपको क्या करना है, आप लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। सो विल कंसीडर अ बॉक्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने एक बॉक्स कंसीडर किया। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने 2 ट्विन ब्रदर्स कंसीडर कर लिए और उनको एक रूम में बिठा दिया। एक चुन्नू है, मुन्नू है, चाहे इलेक्ट्रॉन्स ही मान लीजिए, एक चुन्नू इलेक्ट्रॉन है, दूसरा मुन्नू इलेक्ट्रॉन है। तो उनको किस तरीके से हमने स्टडी करना है उसकी बात अब हम करने जा रहे हैं। तो मैंने माना कि मेरे पास एक बॉक्स है, कंसीडर अ बॉक्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने उस बॉक्स में मान लिए। अब देखिए क्या है कि एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर आइडेंटिकल पार्टिकल्स। कंसीडर 2 इलेक्ट्रॉन्स which are identical in a box. Now classically the electrons travel in different trajectories and by observing the system constantly and carefully we can distinguish between the 2 electrons even though they are identical. Means classical क्या कहती है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब इन इलेक्ट्रॉन्स को आप चलाएंगे, अब ये बेचारा मान लीजिए इस पाथ के अलॉन्ग ऐसे घूमता हुआ ऐसे चलेगा, और ये बेचारा सपोज यहाँ से घूमता हुआ चाहे किसी भी तरीके में ये जाता है। तो देखिए कि अगर मैं ध्यान से, मेरी नज़र रहे कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये यहाँ से घूमता हुआ यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ से घूमता हुआ यहाँ पहुँच गया, तो मैं पहचान रख पाऊंगी कि ये पार्टिकल फर्स्ट है और ये पार्टिकल सेकेंड है। सो डिपेंडिंग ऑन देयर पोजिशंस, डिपेंडिंग ऑन देयर ट्रेजेक्टरीज, क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि आप पार्टिकल्स को पहचान सकते हैं। तो ये कहानी थी क्लासिकल की। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को 1 and 2 लेबल कर देती हूँ, इफ़ आई लेबल द इलेक्ट्रॉन्स एज 1 and 2, जैसे मैंने अभी कहा कि ये 1 है, ये 2 है, एट एनी इंस्टेंट वी कैन कॉन्स्टेंटली आई मे से कि ऑब्जर्व और वी मैं कॉन्स्टेंटली वॉच देयर मोशंस एंड टेल एट एनी लेटर इंस्टेंट ऑफ टाइम विच इलेक्ट्रॉन इज 1 एंड विच इलेक्ट्रॉन इज 2। क्योंकि देखिए ये वाला 1 था,
मैं अगर इसकी मोशन पे ध्यान दूं, ये यहाँ से चलता चलता अल्टीमेटली यहाँ पहुँच गए, ये यहाँ से चलता चलता अल्टीमेटली यहाँ पहुँच गए, तो मैं हमेशा ये बता सकती हूँ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है, ये वाला इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है। तो आप एग्जामिनेशन में इसी तरीके से लिख सकते हैं कि वी लेबल इलेक्ट्रॉन्स विद नंबरिंग 1 and 2 and we constantly watch their motions, we constantly probe their trajectories at any instant, then at a later time or at a later instant of time we are able to tell which is electron 1 and which is electron 2, but this case is not possible in the context of quantum mechanics. Because uncertainty principle does not allow us to observe constantly the motion of electrons without disturbing the system. क्योंकि हमें पता है, हम जब से क्वांटम पढ़ रहे हैं, एक हैजनबर्ग महाशय ने हमारे सिर पर एक बोझ रख दिया था कि भैया ये बोझ तुम्हें क्वांटम की दुनिया में उठाकर जिंदगी भर चलते रहना है। तो हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने हमारे सामने एक लिमिट इम्पोज कर दी है कि आप पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। दैट मीन्स वी कैन नॉट कॉन्स्टेंटली स्टडी द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्टर्बिंग इट। हम इस बिना सिस्टम को डिस्टर्ब किए उसकी मोशन को, उसकी पोजीशन को, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी नहीं कर सकते। सो इन द मैं कहूँ कि फील्ड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स व्हेन टू आइडेंटिकल particles lie close to each other, their wave functions overlap with each other, so electrons cannot be distinguished from each other. तो क्वांटम मैकेनिक्स के देखिए, मैं अगर बात करूं इलेक्ट्रॉन, पहले मैंने क्लासिकल की बात की, सपोज ये हो गया इलेक्ट्रॉन नंबर 1, ये हो गया इलेक्ट्रॉन नंबर 1, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन। आपने माना कि आप इन दो इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से क्लोजर लाएं। अब आप गाना मत गाने लग जाइएगा, हम पास आए यूँ मुस्कुराए। तो देखिए क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के पास आएंगे, रिपल्शन होगी, एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, कुछ इस तरीके से। ये मुझे पता रहेगा इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है, ये मुझे पता रहेगा इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है। तो ये कहानी है क्लासिकल मैकेनिक्स की। बट क्वांटम कहती है कि जब एक इलेक्ट्रॉन नंबर 1 यहाँ है, मुझे नहीं पता वो एग्जैक्टली कहाँ है, आपको पता है वेव पैकेट होता है, तो इसका एक अपना वेव पैकेट है, ये एक ब्रॉडेड रीजन में फैलता हुआ ऐसे चलेगा। इसी तरीके से देखिए इतना ही डिस्टेंस मैं यहाँ पर भी रखूँगी। अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है तो इसका भी अपना एक वेव फंक्शन होगा कुछ इस तरीके से। ये जब एक दूसरे के इस तरीके से चलेंगे तो यहाँ आकर इनके वेव फंक्शंस ओवरलैप हो जाएंगे, मर्ज कर जाएंगे। अब जब ये इसके बाद सेपरेट होंगे बिकॉज ऑफ रिपल्शन, तो इनके वेव फंक्शंस फिर से सेपरेट होंगे। बट आई मे नॉट बी एबल टू टेल, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन नंबर 1 था, ये 2 था, अब यहाँ पर आकर जब ये सेपरेशन हुई, मुझे नहीं पता कि ये 1 है कि ये 2 है। एग्जैक्टली सेम मुझे यहाँ पर भी नहीं पता कि ये 1 है कि ये 2 है। ये क्या हुआ? ये है क्लासिकली आइडेंटिकल पार्टिकल्स की पिक्चर, ये है क्वांटम मैकेनिकली आइडेंटिकल पार्टिकल्स की पिक्चर। और मैं कहूँगी एक एनालॉजी आप लोग ले लीजिए। लेट अस डिस्कस एन एनालॉजी। इफ 2 drops of water are joined together to form a bigger drop and then bigger drop is again splitted up into 2 drops, then it is impossible to identify which drop was 1 and which drop was 2. कि अगर आपके पास एक वाटर पानी की बूंद है तो पानी की बूंद को आपने 2 पार्ट्स, अब मैं पहले कहूँ कि आपके पास 2 बूंदें हैं पानी की, उनको मिला के आपने एक सिंगल बूंद बना दी, आपने फिर से उसको तोड़ा, फिर से 2 बना दी, तो आपको नहीं पता कि पहली वाली कौन सी थी, दूसरी वाली कौन सी थी। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या होता है कि हर एक पार्टिकल का एक वेव फंक्शन है, और जब वो क्लोज आते हैं तो उनके वेव फंक्शंस ओवरलैप हो जाते हैं, और वो जो सेपरेट होंगे तो हमें नहीं पता उसके बाद सेपरेशन में क्या उनके साथ बीतेगी। तो अब फिर से मैं कहूँगी आप जब ये मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में तो आप गाना मत गाइएगा, हम तुम एक दूजे में घुल मिल जाएं और आइडेंटिटी कहीं खो जाए। ऐसा ही होता है क्वांटम में, एक दूसरे के अंदर घुल मिल जाते हैं और आइडेंटिटी कहीं पर खोकर रह जाती है। तो ये था कॉन्सेप्ट जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स का। अब बात ये है कि ऐसे पार्टिकल्स को वेव फंक्शन कैसा असाइन किया जाए, तो उसके लिए सिमिट्री, एसिमिट्री, ये चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो इसके बाद हम बात करेंगे सिमिट्री ऑफ वेव फंक्शंस की। वी विल हैव टू टॉक अबाउट सिमिट्री ऑफ वेव फंक्शंस, कि अगर 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, उनके वेव फंक्शंस ओवरलैप हो रहे हैं, तो उनके अंदर इंटरैक्शंस किस तरीके की रहेंगी, हम कैसे उनको पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको फिर से कंसीडरेशन करनी होगी एक। सो कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 2 नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, आइडेंटिकल पार्टिकल्स रादर। सो यू आर गोइंग टू कंसीडर अ सिस्टम ऑफ नॉन इंटरैक्टिंग आइडेंटिकल पार्टिकल्स
marked as 1 and 2. मैंने मान लिया कि एक पार्टिकल 1 है और दूसरा पार्टिकल है 2. Let particle 1 is present in a quantum state अल्फा. मैंने माना कि ये एक अल्फा स्टेट के अंदर प्रेजेंट है एंड पार्टिकल 2 इज प्रेजेंट इन अ क्वांटम स्टेट बीटा. मैंने माना कि जो पार्टिकल 2 है वो बीटा स्टेट के अंदर, क्वांटम स्टेट्स होती हैं, क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हमने बात की थी कि एक पार्टिकल को एक सेल चाहिए, उस एक सेल को हमने यहाँ पर अल्फा और यहाँ पर हमने बीटा कह दिया कि जहाँ पर वो मैं जैसे यहाँ खड़ी हूँ तो मैंने एक लोकेशन जो है वो ट्रेस की हुई है, एक लोकेशन मैंने कंज्यूम की हुई है, दैट इज माई सेल, दैट इज माई स्टेट. तो ऐसे ही क्वांटम के अंदर पार्टिकल्स को स्टेट्स असाइन की हुई है. पार्टिकल 1 इज इन स्टेट अल्फा एंड पार्टिकल 2 इज इन स्टेट बीटा. ये मैंने मान लिया. अब क्योंकि इनके वेव फंक्शंस भी मानने पड़ेंगे तो मैंने माना कि ये वाला जो पार्टिकल है, लेट अस सपोज पार्टिकल 1 इन स्टेट अल्फा इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेव फंक्शन psi alpha 1 and similarly particle 2 in state beta is represented by a wave function psi beta 2. आप लोग लिख सकते हैं psi alpha 1 and psi beta 2 are the wave functions representing particle 1 and 2 in state alpha and beta respectively. अब हमें बात करनी है टोटल की. जब दोनों मिक्स होंगे उसके बाद दोनों सेपरेट होंगे तो मिंगलिंग के बाद जब सिंगलिंग होगी तो तब हम क्या करेंगे. सो टोटल वेव फंक्शन ऑफ दीज टू पार्टिकल्स इज psi t1 2. ये मैंने मान लिया. लेट अस सपोज psi t1 2 ऑफ टू पार्टिकल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल वेव फंक्शन. अब ये psi t1 2 है जो psi t1 2 ये कहता है कि क्या होगा psi alpha 1 और psi beta 2 इन दोनों का प्रोडक्ट होगा. अब ये प्रोडक्ट क्यों होगा मैं आपको फिर से स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जरूर याद करवाऊंगी. आपने पढ़ी हुई है कि वहाँ पर अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं then probability of occurrence of both A and B is the product of their individual probabilities of occurrence of A and occurrence of B. So exactly proceeding in the same manner कि अगर वो independent होते हैं तो दोनों के exist होने की जो probability होती है वो क्या होती है, दोनों के probabilities का multiplication हो जाती है. मतलब theorem of multiplication जो है probability की वो हम यहाँ पर use करते हैं. तो total wave function हमें क्या मिल जाता है psi alpha 1 and psi beta 2. Let us suppose this is equation number 1. अब ये इक्वेशन नंबर 1 मुझे मिल गई. लेट अस नाउ एक्सचेंज दीज पार्टिकल्स. पहले 1 यहाँ था, 2 यहाँ था, अब मैंने इनको क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया. नाउ पार्टिकल 1 ये उसके बाद हमने क्या किया, पार्टिकल्स को एक्सचेंज किया. अगर मैंने पार्टिकल को एक्सचेंज कर दिया है तो पार्टिकल 1 इज इन स्टेट बीटा. अब ये जो स्टेट बीटा है, ये वाली स्टेट में मुझे पता है बीटा है, ये वाली स्टेट मुझे पता है अल्फा है. यहाँ पर आ गया पार्टिकल नंबर 2 और यहाँ पर आ गया है पार्टिकल नंबर 1. अब नेचुरली इनके वेव फंक्शंस चेंज हो जाएंगे. अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होगी psi alpha 2 और यहाँ पर हो जाएगी psi beta 1. अब हमें देखना है कि ये जो टोटल वेव फंक्शन है ये किसके इक्वल हो जाएगा. सो नाउ टोटल वेव फंक्शन psi t1 2 दोनों ही पार्टिकल्स के एक सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होने का psi 21 बिकॉज हमने पार्टिकल्स को आपस में एक्सचेंज कर दिया है. psi t21 इट विल बी इक्वल टू psi alpha 2 and psi beta 1. Let us suppose this is equation number 2. तो अब देखिए, तो ये करने के बाद अब हमें कहानी जो है उसको डिस्कस करना है प्रोबेबिलिटीज़ को, कि प्रोबेबिलिटीज़ क्या रहेंगी पार्टिकल्स के इनमें. सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एसोसिएटेड विद वेव फंक्शन psi t1 2 इसके साथ एसोसिएटेड मुझे जो प्रोबेबिलिटी है वो लिखनी है. हमें पता है वो क्या हो जाएगी psi t1 2. आपको पता है कि वेव फंक्शन और उसका कॉन्जुगेट उन दोनों की हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो हमें क्या मिल जाता है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. psi t1 2 psi t star 1 2. This will be the probability of associated probability density rather. It is probability density associated with wave function psi t 1 2. And now we will have to put the value from equation number 1. Equation number 1 में क्या है, psi t 1 2 की वैल्यू है, psi alpha 1 psi beta 2 ये हम पुट करवा देते हैं. So using 1 हमने 1 को किया यूज, तो psi t 1 2 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा. psi t1 2 इज psi alpha 1 psi beta 2 और उसके बाद इसका स्टार psi alpha star 1 psi beta star 2. ये हमने कर दिया काम. एक में स्टार है और दूसरे में स्टार नहीं है. अब क्या हो जाएगा देखिए, psi alpha 1 एंड psi alpha star 1 मतलब psi alpha 1 का स्क्वायर. मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ. तो ये क्या बन जाएगा psi t 1 2 इसका होल स्क्वायर, ये टर्म एंड ये टर्म.
आपको नहीं पता चल रहा है तो पहले इनको इकट्ठा लिख लीजिए, साई अल्फा स्टार 1 एग्जैक्टली सेम साई बीटा 2 एंड साई स्टार बीटा 2. दिस इज बेसिकली साई अल्फा 1 इसके मॉडुलस का स्क्वायर एंड दिस इज बेसिकली साई बीटा 2 इसके मॉडुलस का स्क्वायर. और ये हमारे पास क्या है, साई t1 2 इसका स्क्वायर. एंड लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एसोसिएटेड विद साई t 1 जो हो जाएगी वो देखिए किस तरीके से हो जाएगी. आपको दोबारा से करके दिखाने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली राइट इन एग्जामिनेशन. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एसोसिएटेड विद साई 2t 2 इसका स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू साई अल्फा 2 होल स्क्वायर, साई अल्फा 2 इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर और इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर. अगेन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इज स्टिल वैलिड हेयर. अब देखिए क्या है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 पे ज़रा सा कॉन्सेंट्रेशन कीजिए, ज़रा सा ध्यान दीजिए कि बिकॉज पार्टिकल्स 1 एंड 2 आर आइडेंटिकल पार्टिकल्स सो देयर इंटरचेंज शुड नॉट चेंज देयर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. भाई उनके प्रेजेंट होने के चांसेस के ऊपर तो कोई असर नहीं होना चाहिए ना, कि पहले पार्टिकल 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, मैंने 2 और 1 यहाँ कर दिए, लेकिन उनके एग्जिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी पहले भी अगर मैं कहूँ कि 50% थी तो बाद में भी 50% ही होनी चाहिए. मैंने तो जस्ट पोजीशंस एक्सचेंज किए ना. तो क्या होना चाहिए कि ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज हैं इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 दीज मस्ट बी आइडेंटिकल, दीज मस्ट बी सेम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 कि साई t 1 2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू साई t 1 स्क्वायर, ये इक्वल नहीं आया. तो ये तो काम गड़बड़ हो गया. सो वी कैन से दैट साई t 2 and psi t1 are not acceptable wave functions for describing the system of two identical particles. मीन्स ये जो जितना कुछ भी हमने पढ़ा दिस वॉज ऑल एब्जॉर्ब्ड, ये हमारे काम का नहीं है. ऐसा नहीं है कि काम का नहीं है, इसने हमें डायरेक्शन दी कि आपको इधर नहीं जाना है. अगर आप किसी एक रास्ते में चोरों से भिड़कर आए हैं तो आप आकर 4 लोगों को बताएंगे कि भैया इधर मत जाओ. सो एग्जैक्टली सेम हम कर रहे हैं कि हमें पता है कि हमें इधर नहीं जाना है, तो अब हमें किधर जाना है हमें ये फाइंड आउट करना है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिक्वायरमेंट और नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन. तो अब हमें फाइंड आउट करनी है कि एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन जो कि आइडेंटिकल पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करे वो वेव फंक्शन किस तरीके का होना चाहिए, ये हमें पता करना है. सो नेसेसरी और रिक्वायरमेंट, या मैं कहूँ कि नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, कि जिस वेव फंक्शन को हम मान लें, दुनिया मान ले, वो कैसा होना चाहिए वेव फंक्शन. इसकी अब हमें बात करनी है. आपको याद करना होगा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन को. सो अकॉर्डिंग टू टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन एच साई इज इक्वल टू ई साई, मैंने माना इसको इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन तक पहुंच गए थे, कॉन्टिन्यूटी में करना है इसको आप 5 मान लीजिए. इक्वेशन नंबर 5, एच इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, साई आपको पता है वेव फंक्शन है, ई इज एनर्जी आइजन फंक्शन. नाउ लेट अस अज्यूम दैट साई 1 2 बी द वेव फंक्शन डिस्क्राइबिंग द 2 पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम एंड द श्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर सच फंक्शन क्या हो जाएगी, H12 साई 12, कि अगर मैंने माना कि 2 पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करने वाला वेव फंक्शन साई 12 है तो ये जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, एंड ई हमें पता है एनर्जी आइजन वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 6 हमने मान ली. तो अब नाउ ऑन इंटरचेंजिंग द पार्टिकल्स दिस इक्वेशन शुड बिकम H21 psi 21 is equal to E psi 21. On interchanging the particles we have got this equation. Let us suppose this is equation number 7. तो अब देखिए since particles are identical in nature and Hamiltonian should remain same under the exchange of particle, because ये तो ऑपरेटर है ना, अगर आपने पार्टिकल्स एक्सचेंज भी कर दिए तो ऑपरेटर की फॉर्म को नहीं बदलना चाहिए. सो H12 must be equal to H21, ये होना चाहिए अगर पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं तो. नाउ यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन नंबर 7 आप लोग क्या कीजिए कि इक्वेशन जो है उसको पुट करवा दीजिए, या मैं कहूँ कि
हमें करना क्या है, इक्वेशन नंबर ये हो गई हमारे पास 8. सो लेट अस पुट द वैल्यू, मैंने माना H12 किसके इक्वल हो जाएगा, ये H12 क्या हो जाएगा साथ में Psi21 इज इक्वल टू, देखिए H12 Psi21 ये किसके इक्वल हो जाएगा, E Psi21. यहाँ से हमने अपना काम किया. तो देखिए Psi21 मैंने 8 को 7 में पुट करवाया है. वी हैव पुट इक्वेशन नंबर 8 in 7. तो यहाँ पर H12 की जगह हमने क्या लिख दिया है, सॉरी H21 की जगह हमने क्या लिख दिया है, H12. नाउ कंपेयरिंग इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को आप कंपेयर कीजिए. अब ये वाली H12 Psi21 E Psi21. अब अगर आप इन इक्वेशंस को कंपेयर करें, इन इक्वेशंस को कंपेयर करें तो होना क्या चाहिए, बिकॉज ये इक्वेशंस हैं और क्या होना चाहिए कि Psi12, हमें क्या लगना चाहिए कि Psi12 एंड Psi21 आर द सॉल्यूशंस ऑफ सेम श्रोडिंगर इक्वेशन. सो दे मस्ट बी रिलेटेड बाय सम कांस्टेंट. आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि अगर एक इक्वेशन के 2 या 3 या 4 सॉल्यूशंस हैं तो वो एक दूसरे के साथ किसी न किसी कांस्टेंट के थ्रू इंटररिलेटेड रहते हैं. तो हम यहाँ से इसी कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि Psi12 एंड Psi21 एक ही इक्वेशन के सॉल्यूशन है एंड दीज आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ सम कांस्टेंट. तो क्या होना चाहिए, Psi21 इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट मैंने लैम्डा मान लिया, Psi12 इसके इक्वल हो जाना चाहिए. लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 10. नाउ Psi12 एंड अगर मैं बात करूं कि यही इक्वेशन जो है वो मैं उल्टा कर दूं कि मैं Psi12 के ऊपर ये इक्वेशन लगा दूं. आप लोग ये भी तो कह सकते हैं कि ये इक्वेशन आपने ऐसे लिख दी, Psi21 इज इक्वल टू लैम्डा Psi12. उल्टा भी तो लिखा जा सकता है, Psi12 इज इक्वल टू लैम्डा Psi21 बिल्कुल लिखा जा सकता है. सो इंटरचेंजिंग द लेबल्स वी विल गेट Psi12 इज इक्वल टू लैम्डा Psi21. वेरिएबल विल रिमेन, ये जो कांस्टेंट रहेगा इट विल रिमेन सेम. अब हमें क्या करना है, आप किसी भी एक Psi21 या Psi12 की वैल्यू एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर पुट कर दीजिए. तो मान लीजिए मैंने ये वाली वैल्यू Psi12 की यहाँ से उठाकर यहाँ रख दी है. तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, Psi12 इज इक्वल टू, मीन्स मैंने 10 को 11 में पुट करवाया है तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर Psi12 पुट 10 in 11. तो क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और लैम्डा इज इक्वल टू +-1 मेरे पास वैल्यू आ गई है. और मैं कहूँ कि Psi21 इज इक्वल टू +-1 या +-Psi12 कि वेव फंक्शंस रिवर्स हो जाते हैं. सो द एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन फॉर अ 2 पार्टिकल सिस्टम मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन, मैं कहूँ कि कंडीशन गिवन बाय दिस इक्वेशन या गिवन बाय दिस इक्वेशन. ये होगी इक्वेशन नंबर 10, 11, ये हो गई 12, ये हो गई 13. तो 13 इक्वेशन ज़रूर सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वेव फंक्शन जो होगा वो मैं कहूँ कि एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा. तो आज के लेक्चर में इतना ही. अगले लेक्चर के अंदर हम और ज़्यादा मैं कहूँ कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्योंकि उसको हम नहीं भूल सकते जब तक हम आइडेंटिकल पार्टिकल्स कर रहे हैं. तो अगले लेक्चर में उसके साथ मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच.